हेलो। वलीद भाई। हाँ जी भाई। जी भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, मैंने ना एक सवाल था कि एक मैंने वीडियो आपका उसका टाइटल देखा था कि जो हमारी ज़मीन है और सूरज है, कुरान पाक की एक तर्जुमा है, वो अपने मैदान में घूम रहे हैं, उसमें दिन और रात भी आता है। तो इसके हम्म। बारे में आपकी क्या कमेंट्री है? क्या इसके बारे में कहना चाहिए? यही कमेंट्री है ना कि कुरान में इतनी भोंडी गलती की गई है, क्योंकि उस वक्त का नजरिया यही था कि जमीन कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता। कुरान में हर चीज के मदार का जिक्र हुआ है, जमीन के मदार का जिक्र नहीं हुआ। और दिन और जमीन का अपना गिर्द घूमना, अपने महवर के गिर्द घूमना, इसका जिक्र नहीं हुआ। तो ये कुरान में जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता। ये और उसका दिन और रात से उसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। हालांकि अगर सूरज के महवर का भी जिक्र हो रहा होता, मदार का भी जिक्र हो रहा होता, तो वो भी चलो हम मान लेते, वो भी गलत ही होना था। लेकिन उस जो उसका उसके साथ ताल्लुक जोड़ा जुड़ा होता, अगर फर्ज करें कि सीजन्स के साथ जुड़ा होता, ये साल के साथ जुड़ा होता, तो हम कहते हैं हाँ भी बात भी है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला जब तक कोपरनिकस रेवोल्यूशन नहीं हुआ। हाइपेशिया ने भी वैसे बता दिया था, लेकिन वो नजरिया इतना चला नहीं उस वक्त। ये चैप्टर 39 वर्स नंबर 5, ही क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ इन ट्रूथ, ही रैप्स द नाइट ओवर द डे एंड रैप्स द डे ओवर द नाइट। दिन और रात, दिन को रात के ऊपर चढ़ाता है, रात को दिन के ऊपर चढ़ाता है, और उसने दिन, सूरज और चांद का मदार बनाया है। अच्छा जी, यही आयत जो है आगे 1433, ही सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड द मून, उसने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को बनाया है, जो अपने मदार में घूम रहे हैं, और उसी ने दिन और रात को बनाया। ये फिर दिन और रात के हवाले से सूरज के और चांद के मदार का जिक्र हो रहा है। ही हैज सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे एंड द सन एंड द मून। एक ही जुमले में, चैप्टर 16 वर्स 12, चैप्टर 21 वर्स 33, चैप्टर 31 वर्स 29, चैप्टर 35 वर्स 13, चैप्टर 36 वर्स 40, chapter 7 verse 54, chapter 41 verse 37. How about that, brother? So ये सारी 11 आयात हैं जिसमें दिन और रात का जिक्र हो रहा है, और सूरज और चांद के मदार का जिक्र हो रहा है। जी, तो इसके बारे में देखें ना कि ये हमारा साइंस का आज तक का नॉलेज है, ठीक है? उसकी बेस पे हम कह रहे हैं, ठीक है ना? कि ये मतलब कि हम कह रहे हैं कि ये इसका क्या बोंगी मारी हुई है, ये क्यों यहाँ पे आया है, ठीक है? दिन और रात क्यों है? ये तुम्हें पता है ना कि जो हमारी अर्थ घूमती है अपने रोटेशन की वजह से, उसकी वजह से यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से दिन और रात आता है, ठीक है ना? ये तो हमारी आज की नॉलेज है, ठीक है? जिस तरह साइंसदान पहले फ्लैट अर्थ थ्योरी आपको पता है, उसको मानते होते थे, टोलेमिक मॉडल मेरा ख्याल जो, ठीक है ना? वो भी तो साइंसदान थे टॉलेमेइक, ना, फिर बाद में टॉलेमेइक, टॉलेमेइक। हाँ, टोलेमिक। उसके बाद साइंसदानों ने गोल स्फीयर शेप उन्होंने साबित कर दी है। ये तो हमारा लिमिटेड नॉलेज है ना। कल को क्या पता कोई इस तरह वो कह दें कि भाई दिन और रात एक फिजिकल आइडेंटिटी है, यानी एक फिजिकल चीज है, तो फिर हम कहेंगे तो बाकी में यार दिन और रात एक अलग आ गया चीज है। आपका पॉइंट, आ गया आपका ठीक पॉइंट। है ना? जिस तरह अभी मैं डार्क मैटर आपको मालूम है, डार्क मैटर के बारे में कि वो हमें नजर नहीं आता, वो होता डार्क है, ठीक है ना, होता मैटर है। तो इस लिहाज से आई ठीक है। थिंक कि हमें लिमिटेड यानी नॉलेज की आप ये बेस कह पे रहे हैं, शायद। यानी आप ये जी कह जी। रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि कल को साइंस ये डिस्कवर कर सकती है कि सूरज और चांद के मदार से दिन और रात बनते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दिन और रात एक फिजिकल चीज हो, क्या पता कल को क्या साइंस ये मतलब कह दे। फिजिकल, क्या मतलब फिजिकल यानी चीज है? कि रात एक अपनी, यानी जो रात है ना, यानी कि जो डार्कनेस है, ये खुद एक चीज हो। ये कि जिस तरह सन एक चीज है, फिजिकल चीज है ना, इसी तरह ये रात भी एक फिजिकल चीज हो। जिस तरह डार्क मैटर है, ये वो भी आपका तो एक अपना आइडिया है ना। यानी। नहीं, हाँ डार्क जी। मैटर और चीज है, डार्क मैटर और चीज है, उसको इससे ना जोड़ें। डार्क जी जी मैटर जी। और चीज है। मैं आपको इसको सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जो मुद्दा रखा, आपने ये कहा कि हमें हर चीज का इल्म नहीं है, और साइंस जो है हमें हर चीज, साइंस अगले साल कुछ और बताएगी, उससे अगले साल कुछ और बिल्कुल बताएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको म्यूट करूंगा, तो ये पूरी मेरी बात सुन लीजिएगा, आपको एंड तक समझ आ जाएगी जब तक मैं पूरी बात करूंगा। शुक्रिया, आपने खुद ही म्यूट कर दिया। पहली बात ये है कि जो आपने एग्जांपल दी ना, ये ओरिया मकबूल वगैरह भी बड़ी मजे से एग्जांपल देते हैं। वो ये देते हैं कि ईथर, पहले साइंसदान कहते थे यूनिवर्स एक ईथर है, यानी एक ही चीज स्टैटिक है, और फिर साइंसदानों ने डिस्कवर किया कि साइंसदान वो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, यूनिवर्स की बिगिनिंग है, यूनिवर्स स्टैटिक नहीं थी। आपने एग्जांपल दी कि दुनिया पहले चपटी थी, फिर बाद में ग्रीक्स ने डिस्कवर करके आपको बताया कि दुनिया गोल है। हाइपेशिया ने बताया, पहले लोग यही समझते थे कि सूरज के गिर्द जमीन घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, और अब हमें पता है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। आपने सारी एग्जाम्पलें दी। मैं आपको एक बहुत बड़ा ये फकी है सारों के लिए,
जितना ये लोग ये आर्गुमेंट देते हैं, और इसके ऊपर मैं आपको गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, ये जितनी बातें आपने बताई हैं, आपने प्री मॉडर्न साइंस बताई है। मॉडर्न साइंस हमें किसे कहते हैं? पोस्ट गैलीलियो, गलीलियो के जमाने के बाद की इसको हम उसको पोस्ट मॉडर्न साइंस कहते हैं। उसकी वजह क्या है? गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप से सैटर्न के चांद को देख के उसने बताया कि ये चांद सैटर्न के जुपिटर के गिर्द घूम रहे हैं, उनको गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। उसने कहा कि अब हमने कॉमन सेंस से बात नहीं करनी, अब हमने मुशाहिदा और इंपिरिकल एविडेंस के साथ बात करनी है। तो ये बनी बेसिस ऑफ द मॉडर्न साइंस। ये जो आपने टॉलेमिक वर्ल्ड व्यू की बात की, उससे पहले ग्रीक्स के जो वर्ल्ड व्यू थे, वो फिलॉसफी उनको कहते थे उस जमाने में। वो सारी जो चीजें हैं वो आपने बात की, वो प्री मॉडर्न साइंस है। पोस्ट मॉडर्न साइंस जो साइंटिफिक मेथड जिसे हम आज जानते हैं ना, टेस्टेबिलिटी, फॉल्सिफाइबिलिटी, ये वो सारी चीजें तब बनाई गई, इसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं। उसके बाद जो आई, अब ये गौर कीजिएगा इस पे क्या है, साइंस जो मॉडर्न साइंस की कोई ऐसी आपको डिस्कवरी नहीं मिलेगी विच हैज बीन टोटली डिस्कार्डेड। इसको साइंसदान क्या कहते हैं कि एवरीथिंग दैट वी डिस्कवर टुडे इज द सबटेक्स्ट ऑफ समथिंग एल्स। मतलब इसका मतलब यह कि हर चीज जो हम डिस्कवर करते हैं आज, वो किसी और चीज की छोटी हेडिंग है। यानी आज मैंने ये छोटे नंबर से लिखा है कि जमीन गोल है, ये हमने डिस्कवरी कर दी है, इसके ऊपर कोई पलटी नहीं है। उससे अगली डिस्कवरी ये होगी कि जमीन का डायामीटर कितना है। उससे अगली डिस्कवरी होगी कि जमीन का वजन कितना है। मैस ऑफ द अर्थ आपने मैट्रिक में, हमने भी किया था, ये मैट्रिक में आपको बताया होगा। ये सारी चीजें जो हैं, और वो सारी चीजें जो उसकी सब टेक्स्ट बनती जा रही, छोटी हेडिंग बनती जा रही है, अब बड़ी हेडिंग उसके ऊपर जा रही है। तो कोई आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी। न्यूटोनियन जो फोर्स ऑफ मोशन है वो अभी भी है। न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की थी, लेकिन न्यूटन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं था सही तरीके से किया। आइंस्टाइन है, उसने ग्रेविटी को इनहेंस करके आपको एक्सप्लेन किया कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम का कर्वेचर। उसने ये नहीं कहा ग्रेविटी कोई चीज नहीं है। न्यूटन ने आपको ग्रेविटी के बारे में बताया, वो अभी भी वही है। जो लोग जो कहते हैं ना कॉमन को न्यूटोनियन फिजिक्स उड़ गई, तो वो आ गई, आइंस्टाइनियन फिजिक्स आ गई। आइंस्टाइनियन फिजिक्स इन बेसिकली इट्स द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन एंड फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स। उसकी सब टेक्स्ट बन गई और वो उसकी बड़ी हेडिंग बन गई। आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिला। अभी फॉर एग्जांपल, अभी पहले मुझे भी आज ही पता चला इस बात का कि अभी एक रिसर्च आई है कि डार्विन ने कहा कि रैंडम म्यूटेशन होती है बाय नेचुरल सिलेक्शन। हालांकि बल्कि यही एक, उसको भी म्यूटेशन का नहीं पता था आइंस्टाइन को, डार्विन को, लेकिन उसका मतलब यही था। तो साइंसदानों ने पिछले 150 साल लगा दिए इस बात पे हमें ये समझाते हुए कि ये रैंडम म्यूटेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है, इर्तिका का अमल। अब वो एक साइंसदान साहब फरमा रहे हो, वो होगा, सही होगा। वो कह रहा है ये रैंडम म्यूटेशन उतनी रैंडम नहीं है जितनी हम जिसको रैंडम समझते हैं। ऐसे पटाखे निकलते रहते हैं, इधर से पटाखा निकल, उसके पीछे भी एक वजह है। उसके पीछे वजह है कि अगर आपका डीएनए डैमेज होता है, वो डैमेज रिपेयर नहीं होता, दैट कॉजेज म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है, लेकिन जो उसके अंदर रिफाइनमेंट और हो रही है कि ये रैंडम है या ये नॉन रैंडम है, उसकी जो बड़ी हेडिंग है, ये नहीं किसी ने कह दिया। तो अब आपने जो बताया ना कि ये अब आपकी छलांग है, अनफॉर्चुनेटली ये आपकी छलांग है कि कल को हो सकता है साइंस डिस्कवर कर ले कि रात कोई फिजिकल एंटिटी है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको डार्क मैटर से जो कंफ्यूज कर रहे हैं, डार्कनेस इज वेरी सिंपल। एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। जैसे ठंड कोई चीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड कोल्ड। और कोल्ड का एक एब्सोल्यूट, जहां पे बिल्कुल भी कोई हीट की एक एटम भी नहीं है, नेक्स्ट टू जीरो एटम, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और उससे नीचे टेम्परेचर जा नहीं सकता, क्योंकि आपकी कोई एंटिटी और उसमें एजेंट आपको डालना पड़ेगा। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं कि ये आपकी इस बात का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जो कुरान के अंदर जो बात लिखी हुई है, वो किसी तरह हम उसको किसी तरह बचा लें। अनफॉर्चुनेटली वो आप नहीं बचा पाते, क्योंकि जैसे कि हारिस भाई, मैं थोड़ा सा सॉरी, एक छोटी सी बात, इनको कुरान से भी जवाब हम इस बात का दे सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल एंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि सूरह नबा की आयत नंबर 9 से 11 अगर आप हारिस खोल सकें, नंबर 78, 9 to 11, ये 3 आयतें हैं छोटी छोटी। तो ये फिजिकल एंटिटी
अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि रात क्या है और दिन क्या है। तो इसको आप फिर जब ये मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से अगर इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो भी फिर मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि वही चीजें फिर एक्सप्लेन हुई हुई हैं कुरान के अंदर खुद ही। ये भी आप हारिस अभी आपको दिखा देते हैं कि रात क्या आपने चीज है। आपने भेजा है कुछ मुझे? नहीं भेजा नहीं है, आप Quran.com खोल लें, सूरह नबा 78 की 9 से 11 कि दिन और रात है क्या चीज, यानी कि उसको अल्लाह ने किस तरह डिफाइन किया है। तो वो भी क्लियर हो और जाएगा। तुम्हारी नींद को बना दिया हमने थकान दूर करने वाली, और रात को हमने बना दिया ढांप लेने वाली, और दिन को हमने बना दिया मुआश की जद्दोजहद के लिए, और हाँ, तुम्हारे बस ऊपर बना दिया हमने सात मजबूत आसमान। ये भी आगे कर दे, हाँ, सेवन स्काई। या बस। ये तो बेसिकली ये है कि दिन और रात को आप फिजिकल एंटिटी नहीं ले सकते। दिन और रात का कुरान में वही मतलब इस्तेमाल हुआ है जो हम दिन और रात जमीन पे देखते हैं, कि जब व्हेन इट्स डे टाइम, जब जमीन फेस कर रही है सूरज की, तो वो दिन है, और जब जमीन उल्टी साइड पे है तो वो रात है। और कुरान की भी यही अंडरस्टैंडिंग है। मसला सिर्फ उसमें यह है कि वो सूरज को उसका समझता है कि सूरज की मूवमेंट की वजह से शायद दिन और रात हो रही है, लेकिन एक्चुअली हमें अब ये पता है, अब तो खैर काफी देर से पता है कि ऐसा नहीं है, ये जमीन की रोटेशन की वजह से। जी, अब आप बात कर लें। थैंक यू। हारिस भाई थोड़ा सा मैं कुछ बात करूं? जी चलें, ठीक होगा, इस बात को क्लियर करें। अब एक और मेरा सवाल है कि जो मार्वल की मूवीज आ रही हैं, इसमें जो साइंटिफिक सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये कहाँ से लेके आ रही हैं? यानी ये किसी की इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती? तो आपके ख्याल से कहाँ से लेके? इमेजिनेशन हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? आपको पता है कि जितने आजकल के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनकी इंस्पिरेशन 50s और 60s में स्टार ट्रैक थी, फोर्स फील्ड थी, और वो क्या है, वो एंटरप्राइज की जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल है, ये सारी चीजें जो ये देखें। इसलिए आर्ट को लोग मानते नहीं है, आर्ट को लोग उसमें डाल देते हैं कि ऐसी फजूल सी चीज है। साइंस फिक्शन ये बड़ा एक फेवरेट फील्ड है लोगों की, कि साइंस फिक्शन बिकम्स साइंस फैक्ट। और आपने ये आइडिया से ही आते हैं, ये हर चीज आइडिया से ही आती है। आइंस्टाइन के बारे में बड़ा ये उसने अपनी लॉरेंस क्राउस की बुक में उसने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उसने ये कहा कि लोग आइंस्टाइन को समझते कि आइंस्टाइन बड़ा हार्डकोर वो था, एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिशियन था, लेकिन उसका जो आइडिया था वो इमेजिनेशन से निकला था। उसने इमेजिन किया था कि अगर मैं ट्रेन पे बैठा हुआ हूं और मेरे साथ स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, उधर वो लाइट जो आई है उधर से घड़ियाल से रोशनी आ रही है, और मैं उससे दूर जा रहा हूं, तो क्या उसकी स्पीड वो उससे मेरी स्पीड ऑफ लाइट प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन होगी कि नहीं होगी? तो ये उसने थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए थे जहां से उसको आइडियाज आए थे। तो ये आइडियाज जो है, फोर्स फील्ड होना क्या चीज है, ये सारी चीजें जो है, बहुत सारे आपके दिमाग से आइडियाज आते हैं। टाइम ट्रैवल H.G. वेल्स ने किया, इंसान चांद के ऊपर चलेगा, H.G. वेल्स ने मैन ऑन द मून लिखा। एलियंस के कॉन्सेप्ट जो हैं, हमें पता भी नहीं था कि और एक्सो प्लैनेट्स हैं या नहीं है। तो ये साइंस फिक्शन के लोगों ने, इवन के एटम बम का भी कॉन्सेप्ट जो है 1898 में मेरा ख्याल H.G. वेल्स ने उसका भी दिया था, मैं भूल गया किसने दिया ठीक था हो उसे। गया। हारिस भाई तो देखें, ये ये सारी ना चीजें कुछ लोग ख्याल करते हैं इन चीजों का। जी हारिस भाई, इस्लाम के अंदर ना कुछ नबियों की, जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्रें बताई गई हैं ना, वो 900 साल, 1000 साल। तो इस लिहाज से, और उनकी जो बच्चे हैं आगे, वो एक जनरेशन ही है। तो इस लिहाज से हमें ये नहीं पता लगता कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि वो 1900 साल की उम्र। तो ये तो ऐसे लगता है जिस तरह उन्होंने शायद कोई टाइम ट्रैवल किया हो, क्योंकि उनकी उम्र है और उनकी जनरेशन एक ही है। तो हम ये क्यों ना मान लें कि ये गप है। एक इसको कहते हैं, जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आर्कम रेजर। ऑकम्स रेजर, ये आर्कम ऑकम्स रेजर। रेजर है कि जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन अनलेस यू गिव एविडेंस फॉर इट। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जैसे फॉर एग्जांपल यही थी कि दुनिया चपटी है, हमें लगता है दुनिया चपटी है, अनलेस के कोई इसका एविडेंस दे दे उसके खिलाफ। तो वो लोग गलत नहीं थे ये तस्वर करना कि जमीन चपटी है। उसी तरह ये जो आपने टाइम ट्रैवल की जो बात की, टाइम ट्रैवल हम आज के जमाने में नहीं कर सके। उतर के वो जब कश्तियां बना रहे हैं जी, वो आ जाएंगे तो फिर जी, पिरामिड्स सैलाब क्या आएगा। है? पिरामिड्स क्या है आपके लिहाज से? उसकी भी अभी तक पिरामिड्स मिस्ट्री है। बिल्डिंग है, पिरामिड्स बिल्डिंग है, इसके ऊपर मिस्ट्री बड़ी सॉल्व नहीं हुई चीजें अभी तक। नहीं, बड़े लोगों ने उसके ऊपर बड़ी डिटेल से बताया हुआ कि हाँ इसमें कोई ऐसी एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन ये मुमकिन है। कई लोग बड़े इस पे बात करते हैं कि ठीक। लाइमस्टोन वहां से पास से उठा के लाए गए, रिवर नाइल भी पास ही है, वहां से भी उस तरह लाए गए, स्लोप्स बड़ी बड़ी बनाई गई इसके ऊपर तो बड़े। अब हम उसको बना नहीं पाते, अब हम टाइम पे पीछे नहीं जाके जा सकते। लोगों की ये नहीं है कि ये ऐसी चीज है कि किसी एंशिएंट एलियंस ने आके बना दिया, वो भी एक लोग है।
लेकिन जो स्लोप्स बना के इतने बड़े बड़े पत्थर रखे गए, अनलिमिटेड आर्मी ऑफ गुलाम थी, जो कि आपके इस बनी इसराइल की जो कहानी है वो है ही यही कि इन लोगों को गुलाम बना के, तो ये आम नॉलेज था कि बहुत बड़ी गुलामों की फौज से इतने पत्थरों को ऊपर तक लेके जाया गया, जो पता नहीं 10-10 टन के हैं, तो कितने जानवर भी उसमें यूज किए गए, कितने, और उसके यस इट्स नॉट एन इजी टास्क, इसलिए इनको 30-30 साल लग जाते थे। जब फिरौन आता था, वो फिरौन अपने आते ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता था। तो इसके ऊपर बहुत नजरियात हैं, ऐसा नहीं है कि यार ये कोई ऊपर से आ गया होगा जिसने ये काम किया होगा, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, सिर्फ सोचने के अंदाज के इनके लिए एक टिप है। देखें, जितना गैर मामूली दावा होगा ना, उसके लिए उतना ही गैर मामूली सबूत चाहिए। इसका इन अदर वर्ड्स कि जितना बड़ा कोई दावा है ना, कि लेट्स से कि आपने क्लेम किया कि हजरत नूह की उम्र 950 साल थी, हजरत आदम की उम्र 1000 साल थी, तो इसके लिए फिर एविडेंस इतना ही, क्योंकि वी नो, अपने मुशाहिदे से हमें पता है, अपने पिछले 100 साल या रिकॉर्डेड हिस्ट्री से हमें पता है कि लोग इतनी देर नहीं जी पाते। तो अगर कोई इंसान या कोई मजहब या कोई भी स्टोरी ये क्लेम करती है कि भाई एक बंदा था वो 950 साल जिया, तो उसके लिए एविडेंस के जो रूल्स होंगे ना वो और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दावा बहुत बड़ा है। तो जितना गैर मामूली दावा उतना गैर मामूली सबूत। ये आप इसको अगर इस सोच को लेके चलेंगे तो आपको अफाका होगा। हारिस भाई, लास्ट सर आगे बात, ये जाओ। आप जो लास्ट बात, ये ना आप जो ट्रांसलेशन बताते हैं, तो इसमें आप अरेबिक से क्यों नहीं आते? क्योंकि ट्रांसलेशन में बाज़ औक़ात बहुत सारे यानी कि वो बंदे ने की होती है, तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, अपने लिहाज से नहीं सही कर पाते, यानी कि हर तर्जुमे के अंदर जो ना मसले भी होते हैं बाज़ औक़ात। जिस तरह भी आप, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, सूरत कहफ की आयत नंबर 83 टू 89 के, जब उसने ज़ुल्करनैन को सामान लेकर भेजा, तो इसकी सेंस नहीं बनती उर्दू में। लेकिन अगर आप अरबी में देखेंगे तो सबबा अरबी का मतलब है, उसका मतलब है कि सामान आसमान की तरफ जाने वाले रास्ते, ठीक है ना? ये और भी सूरतों में इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज। तो यानी ये कौन तो सी बता आयत रहे है? हैं कि हम किस कौन सी तरह आयत है? ट्रेवल कर सकते हैं कौन आसमान सी पे। आयत है? आयत नंबर क्या है? 83 टू 89, जब ये जुल्करनैन का वाकया नहीं है, जुल्करनैन का वाकया। हमने इसको जमीन में बड़ी दस्तरस दी थी और हर तरह का सामान अता किया था, ये फतह जलंधरी की है। देखिए, हमने इस जमीन में जी जी, कुव्वत अता फरमाई थी और इसे हर चीज के सामान में सामान भी अनायत कर दिए थे। ये जूनागढ़ी की है। ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा ना, ये उर्दू में नहीं तर्जुमा, सेंस बना इसमें आप रही है ना। क्यों नहीं सूरत बना को देखें। रहा? मौदूदी कैसे नहीं साहब बना की रहा? मौदूदी साहब की भी सुन ले। मौदूदी साहब कहते हैं हमने उसको जी जी, जमीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। अब आप बताएं क्या सेंस नहीं है? असबाब व वसाइल का क्या मतलब होता है? कि उसके पास हर किस्म के मीन्स थे, हाँ। यानी कि प्रोविजंस नहीं, मीन्स थे। क्या इसमें नॉनसेंस, क्या बात है? नहीं, इसके बाद अगली आयत में बताया ना को हमें उसे ये दे के हमने पूरी, यानी कि वो ट्रैवल कर रहा था ईस्ट में वेस्ट में, तो ये यानी इस लिहाज से सेंस नहीं बनती नहीं तो कि वो नहीं, हमने इसको मान तो दिया कि ईस्ट वो वेस्ट जब नहीं ट्रैवल कर कर आप रहा रहा है सफर था। करते हैं, जब आप सफर करते वो हैं तो आपको कुछ किनारे पे। असबाब चाहिए होते हैं ना सफर करने के लिए। आपको प्रोविजंस चाहिए, कोई सवारी चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। आप बिला वजह अगर आप स्पेशली अगर आप लंबे सफर में निकल रहे हैं तो आपको असबाब चाहिए होते हैं ना। असबाब का मतलब है जरिया, मीन्स। और अच्छा, इसमें जी एक जी, सेकंड भाई, इसमें अगर इसका ये सबाबा का आप अपना मतलब अलहदा निकालना चाहते हैं तो वो ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन हमने ये कुरान.com मुसलमानों की जो वेबसाइट है, इसके अंदर उन्होंने भी ये कोई बीसियों, अब हमें तो फायदा है कि हमें अंग्रेजी भी आती है। ये अंग्रेजी की तकरीबन 20 के करीब ट्रांसलेशन है, उर्दू की 6 हैं। सारों को हमने खोल के देख लेते हैं, तो इसमें तो बिल्कुल कोई समझ, तो उसके सफर का एक समान किया, वो एक राह के पीछे लगा, उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया, फिर पीछे पड़ा एक सामान के, तो उसने एक मुहिम का सरो सामान किया। इसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम, ये ब्रैकेट में है, सरो सामान किया। अच्छा, आप उर्दू में कह रहे हैं, इंग्लिश में देखें सारा, सो ही ट्रेवल्ड अ कोर्स, सो ही परसूड अ सर्टेन कोर्स, सो ही फॉलोड अ सर्टेन कोर्स। यानी उसने एक एक रास्ते की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया, उसने उसका फॉलो किया, उसने उसके एक रास्ते पे चला। इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप देखिए ना देखिए, उसमें जी, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं, असल में प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि कुरान का यह है कि ये अल्लाह का वर्ड है और इसके ऊपर मुसलमानों ने बड़ी मेहनत की है कि इसको वर्ड बाय वर्ड, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग, जेर जबर बाय जेर जबर इसको माना जाए। क्योंकि अगर आप ये मान लें कि ये कायनात के बनाने वाले का आखिरी पैगाम है, तो उसकी फिर आप हिफाजत तो करेंगे। तो इसलिए जो नॉन अरेबिक स्पीकर्स हैं,
हम लोगों का मसला है, हम लोगों को कि भाई हमें तो हमारी जबान में नहीं है तो अब इसका क्या करें। तो मेरे भाई उसका सोल्यूशन यही है कि जिन लोगों को अरबी आती है, और हमें फायदा है कि हमें अंग्रेजी भी आती है, उर्दू भी आती है। आप सिर्फ अरबी वालों को तो उर्दू शायद ना आए जो अरबी बोलते, लेकिन उनको अंग्रेजी तो आती है ना। अब वो ये मोहम्मद हिजाब की जो है ट्रांसलेशन, वो अरबी आती है उसको। तो ये लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं, तो आपने इससे अलावा अगर अब भी समझ नहीं आ पा रहा ट्रांसलेशन की वजह से, तो फिर अल्लाह मियां ने क्यों अरबी में उतारी जुबान। देखिए ये इसका मैं सबूत देता हूँ, सूरत अनाम आयत नंबर 23, उसमें आप सबबा का लफ्ज रैप इस्तेमाल करते हुआ हैं, है। ये हमने पॉइंट कर दिया। इस तरह आप बीसियों पॉइंट बार बार उठा सकते हैं, नहीं नहीं, लेकिन उसमें ये है आसमान की मैं तरफ सीढ़ी लगाओ, मैं जाके वहां पे देखूं, ठीक है। ये आसमान की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। हाँ, तो क्या है इसमें, तो क्या गलत यानी कि बात है आप, इसमें? जी जी, तो यार इसमें आयत यानी सही बताए ना, ट्रांसलेशन में आपने फिर थोड़ा सा कंफ्यूज को, आयत कौन सी है मुझे नहीं मिल रही है। अनाम की 23 ये तो नहीं है। नहीं, मैं आपको सोचने का, ये जो आपको अभी बताया था ना स्टोइक ने, सोचने का अंदाज है। अब आप इस तरह इसके बाद एक और आयत खोल देंगे, फिर उसके बाद एक और आयत खोल देंगे, मेरे नजदीक ये हाँ ये भोंगी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ये कहेंगे कि ये सादी सी बात है कि आपको सेंस अगर नहीं बना रही, तो हो सकता है वो जो लिखा हुआ है वही भोंगी है, अगर आपको सेंस नहीं बना रही। अगर दुनिया में इतने लोग हैं जिनको अरबी टू इंग्लिश भी आती है और अरबी टू उर्दू भी आती है, और वो एक चीज लिख रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर अपना फेथ रखना पड़ेगा कि उन लोगों को आपसे ज्यादा अरबी आती है। अब वो लिख रहे हैं, अब उसके अंदर थोड़ा बहुत हील हुज्जत हो रही है, थोड़ी बहुत डिफरेंस हो रहा है, तो आपको मफहूम तो समझ आ रहा है, मुझे तो मफहूम समझ आता। ये आपने अभी जो रखी, हमें मफहूम आ गया समझ। आसमान अगर ये लिखा हुआ है कि सीढ़ियां लगा के आसमान के चले जाओ, बोंगी है उसको, बोलने में चैलेंज कर रहे हैं उसको। व्हाट्स स्पेशल अबाउट दैट? आप इसको जब ये आपको एहसास हो जाएगा ना, ये कदीम लोगों की पुरानी बातें उठा के देखो, क्या तुम्हें आसमान में शगाफ नजर आता? और केड़े शगाफ की गल हो रही है? ओजोन लेयर की गल हो रही है किसकी बात हो रही है? आसमान में हमने बगैर से दोनों के खड़ा किया हुआ है। वो आप जब ये समझ जाएंगे ना कि उस जमाने के लोग इसको कैसे समझते थे। सूरज और चांद के मदार की जो हमने बात की ना, आपने कहा कि हो सकता है सूरज दिन और रात कुछ फिजिकल एंटिटी हो जिसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। वो आपने इसीलिए किया कि आप अगर ये समझ लें कि उस जमाने के लोग ये समझते थे कि सूरज और चांद का मदार है, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। आपको इसमें छलांगे मारने की जरूरत ही नहीं है। तो चलें, आई हैव टू रैप दिस अप। इस तरह तो आप बहुत सारी आयतें दिखाई जाएंगे। आई हैव टू, बहुत शुक्रिया। और इनको आखिरी मशवरा मेरा ये है कि भाई, अगर हम नहीं कहते कि आप एथियस्ट बने, आप मुसलमान अभी अगर आपने रहना है ना, तो ये प्लीज ये साहिल अदीम जैसे पागलों को सुनना छोड़ें। अगर आपने इस्लाम पे भी रहना, आप गांधी को सुन लें, वो ज्यादा बेहतर आपको एक्सप्लेन कर देगा। ये हाँ, गांधी बिल्कुल ही साहब को झूठ सुन है। ले। आप हाँ। गांधी साहब को सुन ले। आप ये जो साहिल अदीम वगैरह की जो मैंने कई बातें सुनी, वो ऐसी ऐसी ये गप्पे छोड़ रहे होते हैं। मैंने आपको सुना था भी, सॉरी मैंने आपको दोबारा ऐड कर दिया। मैंने आपको सुना था अभी, जैसे आपने आज बात की ना, आप मेरे छोटे भाई, मुझे यंग बच्चे लग रहे हो, और मुझे आपकी क्यूरियोसिटी में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम इस क्यूरियोसिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। वो नील डिग्रास टाइसन का बड़ा मशहूर कॉल है, वो कहता है बच्चे क्यूरियस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो साइंसदान होते हैं। आप खैर उतने छोटे नहीं है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो साइंसदान होते हैं। वो दो बर्तनों को टकराते हैं आपस में, वो कहते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो बच्चा गिरता है, वो खेलता चीजों से, स्विच में उंगलियां देता है वो तजस्सुस होता है उसके अंदर। हम उसको क्या करते हैं? हम कहते हैं चुप करके बैठ जाओ, शोर मचा रहे हो तो चुप कर। उसका तजस्सुस हम मार देते हैं। उसी तरह जब ये मजहबी सवालात हमारे बच्चों के जहन में आते हैं, हम उसको डिस्करेज करते हैं। बेटा ज्यादा ना पूछो। आपके पाकिस्तान इंडिया में बापों का रिवाज है कि ओ जी हदीसें डायरेक्ट ना पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, किताब डायरेक्ट ना पढ़ो। इंजीनियर साहब कहते हैं नहीं डायरेक्ट पढ़ लो, गुमराह नहीं होगे। फिर भी हमें इंजीनियर साहब की जरूरत है। नहीं, इसका मतलब असल में ये है, नहीं, फेंको सारे हारिस को, बाबों को, इंजीनियर को ट्रक के नीचे, पढ़ो कुरान को मेरे भाई। ये जो छोटा जहां पे आपके जहन में सवाल आता है वो हमसे पूछ लो। आप यही सवाल आप इंजीनियर से आपके साथ रखेंगे, उसकी कोई और दही बना के पेश करेंगे, और साहिल अदीम के पास जाओगे कोई और दही बना के देगा। आप इसको तजस्सुस को अपने खत्म ना करो। अपने तजस्सुस का, आपको आपका तजस्सुस जो है ना, क्यूरियोसिटी जहां लेके जाती है उसको जाने दो। खुले दिमाग से इसको पढ़ो। ये मैंने लेटर शेयर किया था पहले भी इस तरह के, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के लेटर्स मुझे और भी आते रहेंगे। ये भाई है हमारे से बड़ी बहस करता था, कहता था, उसने कहा हारिस भाई प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो, अब तो मैं मुसलमान नहीं रहा। मुझे अपनी बातें देख के, मैं बच्चा था, बेवकूफ था, बोंगियां मारता था, मुझे अपनी बातें देख के मुझे बड़ा अफसोस, मुझे हंसी आती है अपनी बोंगियां सुन के। ये एक दाई है, इतना बड़ा इनका यूट्यूब का चैनल है, इतना बड़ा, मेरे से 3 गुना बड़ा चैनल, उनकी लाखों में व्यूअरशिप थी। उन्होंने मेरी किताब पढ़ी, उन्होंने कहा मैं इसको गलत साबित करूंगा। उसी तरह जिस तरह आप सोच रहे हैं, मैं नहीं कह रहा आप बड़े प्यारे बच्चे हो, लेकिन वो भी भाई वो गलत साबित करने के लिए कहते 2 महीने तक मैं आपकी
जवाबात लिखता रहा आपके एतराजात के, मेरा फिर ईमान निकल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जो अभी स्टोइक ने कहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एथियस्ट हो जाए, आपको जहां आपकी सोच लेके जाती है। लेकिन आप अभी पहले जो एक भाई आए थे वो कह रहे थे मैं बड़ा पहले शिद्दत कट्टर किस्म का ना सत्तन से जुदा टाइप का मुसलमान था, फिर आपकी बातें सुनी लेकिन मैं अब शिद्दत में कमी आ गई है, मैं शिद्दत पसंद नहीं लेकिन हूं मैं मुसलमान ही। तो इस तरह की बातें आप वो भी मुसलमान गांधी को सुन लें, ये जो है ना, ये जो क्या नाम है इसका, साहिल अदीम, साहिल अदीम, इसका पूरा नाम है साहिल अदीम बोंगीबाज। वो जो यजूज मजूज, मेरा पॉइंट ये था, आपने वो जो यजूज मजूज को बता दिया एलियंस है ऊपर से, जिस तरह आपने दिन और रात को एक ठोस चीज बनाने की कोशिश की ना, टू रिकंसाइल मॉडर्न नॉलेज विद कुरान, आपने उसको असल में जोड़ने की कोशिश की, मुताबिकत रखने की। उसी तरह ये साहिल अदीम जैसे लोगों ने वो है यजूज मजूज जो है ना, वो ऊपर से हो सकता है एलियन। मैं आपको एक और फक्की देता हूं बड़े मजे की, यासिर कादी इतना मशहूर नाम है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा ये ना वो जो ज़ॉम्बीज नहीं होते, ज़ॉम्बीज, ये हो सकता है वो ज़ॉम्बीज का अल्लाह में जिक्र कर रहे हो। उसको इतनी नदामत हुई उससे वो वीडियो डिलीट कर दिया, बाद में क्या करने, वो तो मैं किसी और की बात कर रहा था। इतने बड़े बड़े अक्लमंद लोगों को ये बोंगी, साहिल अदीम इज नॉट इन दैट कैटेगरी, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग जो इस तरह की बोंगियां मारते हैं, उसकी मारने की वजह ये है कि हमने कुरान को रिकंसाइल करना है इसके साथ। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम ना हो, आप ये इस तरह के नहीं करेंगे। और ये जो लड़का मैंने बताया वो भी चैट में बैठा हुआ है, वो ऐसे ही सोचते हैं कि यार हम कितनी बोंगियां मारते थे। तो एनीवे, यू आर अ गुड बॉय, आई होप यू कीप लर्निंग एंड कैरी ऑन। अरे सिर्फ आखिरी पॉइंट, एक इस आखिरी पॉइंट में सिर्फ ये कह दूं कि क्या आप अगर ऐसी बोंगियां कोई अगर हिंदू मजहब को रिकंसाइल करने के लिए कोई करे, आप उसके बारे में क्या ख्याल रखेंगे? फिर आप देखेंगे फिर आप कैसे समझते हैं साहिल अदीम की बोंगियां अबाउट ब्लैक होल्स, और जो उसको खुद भी शायद सही तरह समझना होगा और बातें क्या करता है वो। टुन्नी यही बातें हमारे सामने करते हैं, हम उनको भी बिलीव करेंगे, उनकी जो भी चीजें होंगी ना इस तरह की, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन है सारे रिलीजन के अंदर, ये सबूत है इस बात का। फिर आप मुसलमान कैसे रह जाएंगे? फिर आप मुसलमान कैसे रह जाएंगे? ये सारी किताबें अल्लाह की आसमानी किताबें हैं ना, उसमें तहरीफ बाद में हुई है, ठीक है ना, तहरीफ बाद में लोगों ने कर दी है, वो आप कह रहे हैं ना, वो नहीं इस बात, लेकिन वो इस बात को नहीं ना मान रहे। वो कह रहे हैं कि आपकी किताब झूठी है, हमारी किताब सच्ची है। कायनात किस तरह बनी है वो हमने उनके हनुमान ने फूक मारी तो यूनिवर्स होगी, बिग बैंग हो गया, वो इस पे बजिद है। वो वर्ल्ड मॉडल उनका सही है। आप ये कह देंगे अगर कि नहीं तुमने तहरीफ की है, ये झूठ है, ये वो नहीं है जो हमसे हमारा, तो वो तो बात तो फिर वही आ गई कि आप अपनी बात पे खड़े हुए हैं, वो उसकी बात पे खड़े हुए, दोनों का कोई सबूत नहीं है। तो ये इसके सोचिएगा इसके बारे में। और वही बात आ जाती है दूसरे मजाहिब के बारे में, आपके पास कोई दलील नहीं है किसी, अगर आप अनदेखी चीजों के ऊपर यकीन करने लग जाए तो आपको हर अनदेखी चीज के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। छोड़ो मजहबी बातों को, छोड़ो, आपको एलियनों पे भी यकीन करना पड़ेगा। वो लोग जो दावा कर देते हैं मुझे एलियन उठा के ले गया, फिर उसने मेरे पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, आपको उस पर भी मानना पड़ेगा। एरिया 52 पे भी मानना पड़ेगा, सारी चीजें माननी पड़ेगी। काफी मजा आया आपसे बात करके। ये इस तरह ही डिस्कशन करनी चाहिए हमें, कोई हमें जिद्दत पसंदी नहीं करनी चाहिए यार, तो यार ये काफिर है, ये है। इजी हो गया कि देखें लोगों की डिस्कशन करें। वो आप अपने मुसलमान भाइयों को दें मशवरा कि ना सत्तान से जुदा करने की बात किया करें, लेकिन चले आप ना करना, आप अभी खुद छोटे बच्चे हो, पता चला आपके पीछे पड़ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।